नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको पिछले लेक्चर में कुछ भी डाउट हो तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए या आप हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए आज लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर 2 शुरू करते हैं, जिसमें हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि आज का टॉपिक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब देखो, न्यूटन के पहले लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करने से पहले हम गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। तो गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ मोशन पे न्यूटन से पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और लॉ ऑफ इनर्शिया का थ्योरी उन्होंने ही दिया था, जिसको आगे चल के न्यूटन ने 3 अलग-अलग लॉ बनाए उनके एक्सपेरिमेंट को कंसीडर करके। तो आइए समझते हैं गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट को। तो देखो, इन्होंने क्या किया, जो गैलीलियो थे इन्होंने एक केस लिया, एक इंक्लाइंड प्लेन लिया। यहाँ से इन्होंने एक बॉल को समझिए ड्रॉप किया, इसका स्लोप मानिए घट रहा है। यहाँ से एक बॉल को इन्होंने डिक्रीज, जब इन्होंने यहाँ से इसको रिलीज किया तो देखो ये क्या होगा, जैसे जैसे बॉल नीचे आएगा स्लोप क्या हो रहा है, अगर स्लोप डिक्रीज हो रहा है, अब देखो स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कंटिन्यू इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो इन्होंने देखा कि अगर किसी ऊंचाई से कोई ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाता है एक इंक्लाइंड सरफेस पे, तो उसकी वेलोसिटी जैसे जैसे वो नीचे आता जाता है वो इंक्रीज होती जाती है। ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है, जिसके कारण इसका वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होने लगता है। ये सब वर्क पावर एनर्जी में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया उसको हम लोग समझते हैं। इन्होंने जस्ट फिर इसके एक अपोजिट केस लेके देखा। अब अपोजिट में इन्होंने क्या किया कि इसके नीचे से इन्होंने बॉल को, जो भी ऑब्जेक्ट था, इसको रिलीज किया एक वेलोसिटी देके। फिर इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होने लग रही है। अगर हम स्लोप इंक्रीज कर रहे हैं, स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो इनकी वेलोसिटी जो थी वो डिक्रीज हो रही थी। आप देखा होगा कि कोई अगर इंक्लाइंड सरफेस है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोल करो तो कुछ दूरी पे जाके रुक जाता है। फिर इन्होंने इन दोनों पॉइंट को कंसीडर करके एक कंक्लूजन निकाला कि अगर कोई एक सिंगल इंक्लाइंड प्लेन के लिए ये सब सारा था, इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे उसको एक वेलोसिटी से रिलीज किया जा रहा है। देखो ये जो सरफेस है फ्रिक्शनलेस है, इस पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, यहाँ पे आपका म्यू जो है वो 0 है। अब जब इसको एक वेलोसिटी से हम रिलीज करेंगे, अब देखो इसकी एनर्जी कुछ घट नहीं रही है, तो इनफिनाइट तक एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ये जा रही होगी। तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी कब होगी, जब इसका स्लोप 0 होगा, कोई भी स्लोप नहीं है, हॉरिजॉन्टल मोशन ये कर रही है। आई होप उन्हों का ये था सिंगल इंक्लाइंड प्लेन का कॉन्सेप्ट, जो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया, उन्होंने 2 अलग अलग केस लिया। एक बार इंक्लाइंड प्लेन के टॉप से एक बॉल को या ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे नीचे आ रहा है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। इसके बाद इन्हें ये समझ में आया कि ये सारा खेल स्लोप का है। अगर स्लोप हम डिक्रीज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है जिस पॉइंट से रिलीज कर रहे हैं वहां से इंक्रीज हो रही है, और जैसे जैसे स्लोप इंक्रीज कर रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। इन दोनों केस को उन्होंने कंबाइंड करके थर्ड कंक्लूजन दिया कि अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो फ्रिक्शनलेस है कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से रिलीज किया जाए तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इनफिनाइट टाइम तक मोशन करता ही रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए इनका सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस जो था इनका था वो डबल इंक्लाइंड प्लेन। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि अभी तक तो सिंगल था, एक इंक्लाइंड प्लेन था। अब देखो इन्होंने इसमें क्या किया, मैं आपको यहाँ दिखाता हूं।
डबल इंक्लाइंड प्लेन। तो इन्होंने इसमें दो इंक्लाइंड प्लेन लिया। जो आपका केस ए था, इन्होंने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया सेम हाइट का। इसके बाद इन्होंने एक ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से रिलीज किया। अब जब इसको यहां से इन्होंने रिलीज किया तो देखो ये क्या होगा, इसकी वेलोसिटी ऐसे ऐसे नीचे आएगी, यहां से कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी। इसके बाद जब इस सरफेस पे आएगी तो देखो ये आपका क्या अप्रॉक्स इस हाइट तक पहुंच जाएगी, क्योंकि हम इसको फ्रिक्शन लेस मान रहे हैं। इट ऑलमोस्ट रीचेस द सेम हाइट बट नॉट कंप्लीटली बिकॉज फ्रिक्शन। देखो ये तो आइडियल केस है, लेकिन जैसे जैसे सरफेस पे आएगा, कोई भी सरफेस हो, वहां तो फ्रिक्शन होता ही है। तो जो जिस हाइट से रिलीज किया गया उसी हाइट पे अप्रॉक्स, देखो सेम उस पे नहीं पहुंचेगा, अप्रॉक्स उस हाइट तक पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि यहां फ्रिक्शन प्रेजेंट है, फ्रिक्शन प्रेजेंट इस सरफेस पे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर इन्होंने एक दूसरा केस दिया। अब इन्होंने क्या किया कि इसका स्लोप तो सेम रखा, लेकिन ए जो इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। इसके बाद इन्होंने जो सी डी का स्लोप था उसको और डिक्रीज किया। तो कैसा केस बना, मैं फिर से आपको सेकंड केस दिखा रहा हूं। इसका स्लोप तो कांस्टेंट रखा। इसके बाद जो सी और डी का पोर्शन था उसका स्लोप इन्होंने डिक्रीज किया। अब देखो हुआ क्या, जैसे ही इन्होंने स्लोप डिक्रीज किया, ऑब्जेक्ट को यहां से रिलीज किया, ये मोशन करना शुरू किया, नीचे आया। अब देखो अगर उसे सेम हाइट पे जाना है तो देखो ये अगर स्लोप इंक्रीज हुआ तो इसके द्वारा चली गई दूरी इंक्रीज हुई कि नहीं। तो इन्हें एक समझ में आया कि अगर हम स्लोप डिक्रीज कर रहे हैं तो इसके द्वारा जो चली हुई दूरी हो रही है वो आपका इसके कंपैरिजन में, जो केस ए था उसके कंपैरिजन में ज्यादा हो रही है। ये आपका इनिशियल पोजीशन था, ये फाइनल था, इसमें भी ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। तो देखो जैसे जैसे इसका स्लोप हम घटाए, किस पोर्शन का स्लोप घटा है, सी और डी का, इसको याद रखना। जैसे ही इसको घटाए तो जो ऑब्जेक्ट इसके कंपैरिजन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, आप देखो अब सेम हाइट पे जाने के लिए उसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो यहां से जो उसका डिस्टेंस है सी डी के बीच का वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर इन्होंने इन दोनों लॉ को कंबाइंड करके एक, इन दोनों ऑब्जर्वेशन को कंबाइंड करके एक कंक्लूजन दिया। उसमें इन्होंने क्या कहा, देखो कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो किसी हाइट से रिलीज की जा रही है तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी, देखो अब यहां इसको रोकने वाला कोई नहीं है। जब इसका स्लोप नहीं है तो अभी क्या होगा, कंटिन्यू मोशन करने लगेगा। इफ हॉरिजॉन्टल देन ऑब्जेक्ट विल ट्रेवल एन इनफिनाइट डिस्टेंस टू रीच द सेम हाइट। अब देखो इसका स्लोप कुछ नहीं है तो ये सेम हाइट पे आने पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सेम हाइट पे आने के लिए इसे इनफिनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। सेम हाइट के लिए इसे कितना मूव करना पड़ेगा, इनफिनाइट डिस्टेंस। तो इससे इनको एक आइडिया आया कि जरूर जो ऑब्जेक्ट है वो उसके मास पे और उसके पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि हम उसको कैसा मोशन दे रहे हैं। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, जिसको गैलीलियो का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि गैलीलियो ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया। आइए अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अब इसको कंबाइंड करके न्यूटन ने लॉ बनाए, जो तीन अलग अलग लॉ बनाए। पहला लॉ इनका था जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। तो आइए पहले इसको रीड करते हैं, फिर एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। तो देखो डिफिनीशन क्या है, इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज जीरो। देखो अगर कोई पार्टिकल पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका वेक्टोरियल सम जीरो है, देन एंड ओनली देन द पार्टिकल रिमेन्स अनएक्सेलरेटेड। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो उस पे फोर्स लग रहे हैं उनका वेक्टोरियल सम जीरो है तो जो पार्टिकल है वो अनएक्सेलरेटेड रहेगा, मतलब उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब क्या, अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो कांस्टेंट से जाएगा।
अगर वेलोसिटी जीरो है तो वो जीरो ही रहेगा, क्योंकि वो उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आएगा। इसके बाद जो उसका कॉमन डेफिनेशन है, एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इन। देखो ये कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यू स्टेट में है, कंटिन्यू रेस्ट के स्टेट में है, तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कंटिन्यू मोशन कर रहा है तो मोशन ही करता रहेगा। कब तक? जब तक उस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो आइए सेकंड को मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। अगर ये भी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो ये कंटिन्यू मोशन करता ही रहेगा। कब तक करता रहेगा? जब तक इस पे कोई भी एक केस ए है, एक केस बी है, अभी भी इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगा है, लेकिन कुछ दूरी पे यहां पे एक वॉल है या एक बंदा है जो इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अब जब इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा तो इसके वेलोसिटी में क्या होगा? इसके पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फोर्स वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों में चेंज कर सकता है। तो जो इसकी वेलोसिटी है अब वो कांस्टेंट नहीं रहने वाली है। यहां भी देखो वेलोसिटी कांस्टेंट थी, यहां भी वेलोसिटी कांस्टेंट थी। तो वही ये कह रहा है कि अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो कंटिन्यू मोशन में रहेगा जब तक उस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इसके बाद सेकंड जो है कि अगर कोई पार्टिकल, आपका केस ए, अगर ये रेस्ट में है, रेस्ट का मतलब क्या है? v इक्वल टू जीरो, तो ये रेस्ट में ही रहेगा। कब तक रेस्ट में रहेगा? जब तक इस पे कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। जैसे ही एक फोर्स लगेगा ये मोशन करना भी वेलोसिटी से चालू कर देगा। इसका भी डेक्स देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, या आप वीडियो को एक बार पॉज करके बैक देखिए, आपको सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब आइए इस पॉइंट का एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज जीरो देन एंड ओनली देन द पार्टिकल रिमेन्स अनएक्सेलरेटेड। अब देखो मान लेते हैं कि कोई अपना एक पार्टिकल है जिसपे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, F4 वेक्टर, और मान लेते हैं कि ये पार्टिकल ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये क्या कह रहा है डेफिनेशन? इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज जीरो देन एंड ओनली देन द पार्टिकल रिमेन्स अनएक्सेलरेटेड। तो अगर इसका जो वेक्टोरियल सम है वो आपका जीरो आता है तो पार्टिकल आपका क्या होगा? अनएक्सेलरेटेड, मींस एक्सेलरेशन भी आपका जीरो आएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से बेसिक डेफिनेशंस आई हुई हैं। ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। ये जो आपका रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट आया है वो इसी कॉन्सेप्ट के बाद से आया है कि इसका अगर वेक्टोरियल सम जीरो है, देखो अगर वेक्टोरियल सम जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, और जैसे ही एक्सेलरेशन जीरो हुआ तो क्या क्या केस बन सकता है? या तो आपका पार्टिकल भी वेलोसिटी से कांस्टेंट मोशन कर रहा है, या आपका पार्टिकल रेस्ट पे है। तो इन दोनों केस में आपका क्या होगा? एक्सेलरेशन आपका जीरो होने वाला है, जिसको हम इसके पहले अभी डिस्कस किए कि आपका पार्टिकल अनएक्सेलरेटेड रहेगा। तो देखो ये किस किस केस में होगा? जो आपका ए वेक्टर है वो जीरो तभी होगा ओनली व्हेन एफ वेक्टर, जो एफ नेट है, इसको मैं एफ नेट से लिख रहा हूं, जो इसका कंबाइंड इफेक्ट है, ये आपका जीरो आ रहा है तो आपका पार्टिकल जो है वो अनएक्सेलरेटेड रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, इसी को इन्होंने लेके अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, जिसपे आगे चल के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिराइव किए। अब आइए इसको समझते हैं। अगला पॉइंट हम डिस्कस कर ही लिए हैं। अब देखो जैसे ही न्यूटन लॉ आया, अब सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं कि क्या ये इनर्शियल और ये
फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि नहीं? क्योंकि देखो ये जो फोर्स लग रहा है, अगर कोई इसके अंदर बैठ के देखेगा उसको अलग दिखेगा, अगर कोई बाहर से देखेगा तो उसको कुछ अलग दिखेगा। तो अलग अलग केस लेके इसको डिस्कस करते हैं कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि नहीं। उसी को हम बोलते हैं इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको रीड करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट मोशन और एक्सेलरेशन इज मीनिंगफुल ओनली व्हेन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज स्पेसिफाइड। देखो जो भी आपका कॉन्सेप्ट है रेस्ट या मोशन का, वो तभी मीनिंगफुल होगा जब आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता है। अगर आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप गलत ले लोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। आइए इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। देखो मान लेते हैं एक लिफ्ट है, ये आपकी एक लिफ्ट है, जो आपका यहां से बंधा हुआ है। इस लिफ्ट में एक बंदा है, इसको ए नाम दे देते हैं, और इसमें एक लैंप लगा हुआ है। अब ये लिफ्ट क्या है कि ऐसे किसी भी इंस्टेंट पे जा रही थी। अब इसको यहां से एक आदमी ग्राउंड पे बैठ के देख रहा है, इसको नाम दे देते हैं बी। अब हुआ क्या, ये लिफ्ट तो ऐसे ही थी, अचानक से क्या हुआ कि किसी आदमी ने इसको काट दिया। इसको यहां से काट दिया। अब देखो जब काटेंगे तो क्या होगा, अब उसी को अलग अलग समझते हैं। जैसे ही इसको काटेंगे तो यहां से तो रस्सी कट गई, ये आदमी नीचे है, ये लिफ्ट में है, ये यहां से लैंप है, और ये आदमी ग्राउंड पे बैठ के देख रहा है बी। तो जैसे ही ये रस्सी कटी तो ये लिफ्ट क्या होगा, ग्रेविटी जो इसका एक्सेलरेशन है फ्री फॉल मोशन में आ जाएगा। ए इक्वल टू जी, और जी की वैल्यू कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उस एक्सेलरेशन से नीचे आने लगेगा। अब देखो जैसे ही आप फ्रेम चेंज करोगे, जो लैंप है इसका एक्सेलरेशन अगर ए के रेस्पेक्ट में देखोगे तो अलग आएगा, और बी के रेस्पेक्ट में देखोगे तो अलग आएगा। अब आइए इसका अलग अलग केस लेके हम समझते हैं। देखो ये जो लिफ्ट और ये सबका पूरा कंबाइंड वेट है, इसको हम W से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लैंप आदमी का और लिफ्ट का। अब आइए इसको ए के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि क्या हो रहा है, तभी आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो जब आप ए के रेस्पेक्ट में देखोगे तो चलिए ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। ए आपका कहाँ है, लिफ्ट के अंदर में है। ए के रेस्पेक्ट में हम किसको देख रहे हैं, लैंप को देख रहे हैं। जो लैंप है उसका एक्सेलरेशन, तो ए को क्या दिखेगा, आप खुद बताइए। जिस एक्सेलरेशन से ए आपका लैंप नीचे आ रहा है, ये दोनों एक ही फ्रेम में है, उसी एक्सेलरेशन से आपका आदमी भी जो ए है वो भी नीचे आएगा कि नहीं आएगा। अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से लिखते हैं। जो ऊपर रस्सी है उसमें टेंशन टी लग रहा है, इसका टोटल वेट W है। अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से आप क्या लिखोगे, न्यूटन्स, पहले इसका एफ नेट निकाल लो। एफ नेट आपका क्या आएगा, अगर ये डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, मीन्स अभी आपको मैं आगे सिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। W माइनस टी, जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है वो पॉजिटिव में लेंगे, उसके अपोजिट में जो जा रहा है उसको निगेटिव में लेंगे। तो जो टोटल फोर्स आया वो W माइनस टी आया। अब देखो जो आपका लैंप है, लैंप ए के रेस्पेक्ट में क्या दिखेगा, लैंप इज रेस्ट, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो लैंप का एक्सेलरेशन क्या होगा, जो लैंप का एक्सेलरेशन है वो आपका क्या होगा, जीरो दिखेगा ए के रेस्पेक्ट में। तो जब एक्सेलरेशन आपका जीरो दिखा तो एफ नेट इक्वल टू क्या होगा आपका, एम ए। तो यहां ए तो आपका जीरो हो गया, तो W माइनस टी इक्वल टू जीरो। यहां जो इन सबका वेट है पूरा कंबाइंड का, वो इक्वल टू आया जितना उस पर टेंशन लग रहा है। एक किस केस में आया आपका, जब आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमने ऑब्जर्वर को सिस्टम के अंदर लिया है। आपको पहला केस समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं किया,
हमने लिफ्ट को काटा, इसके बाद वो मोशन करना चालू किया फ्री फॉल में। ए को अंदर बैठा हुआ है, ए यहाँ से बैठ के देखेगा तो देखो जिस एक्सेलरेशन से ए नीचे आएगा उसी एक्सेलरेशन से तो लैंप भी आएगा, इसलिए इनका रिलेटिव चेंजेस कुछ नहीं आएगा। उसको जो एक्सेलरेशन दिखेगा वो जीरो दिखेगा। फिर हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लगा के यहाँ निकाला तो जो इसका वेट आया वो टेंशन के बराबर आया। अब इसका सेकेंड केस देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड पे कौन बैठा है आपका? बी बैठा। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहां मैं ब्रैकेट में बी भी डाल देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आइए फिर से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अभी मैं आगे आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ए रहे ए, यहां लैंप आपका लटका हुआ है, यहां से बी इसको ग्राउंड पे बैठ के देख रहा है। अब बी को क्या दिखेगा आप खुद इमेजिन करके बताइए। एक तो इस पे टी लग रहा है और इसका डब्ल्यू लग रहा है। अब जब बी यहां से देखेगा तो इसको क्या ये रेस्ट में दिखेगा? बिल्कुल नहीं। ये तो देखेगा कि जी एक्सेलरेशन से ए किसकी तरफ आ रहा है? ग्राउंड की तरफ कंटिन्यू आ रहा है। तो जो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आएगा, यहां जो इसका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ लैंप किसके रेस्पेक्ट में? बी के रेस्पेक्ट में। क्या ये जीरो है? बिल्कुल जीरो नहीं है। तो जो टोटल फोर्स आया है वो क्या है? W माइनस टी। अब आइए फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन आपका क्या कहता है कि जो टोटल फोर्सेस उस पे लग रहे हैं वो आपका जीरो होना चाहिए, तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो भी जीरो आएगा। बट जब आप बी के रेस्पेक्ट में देखो तो क्या एक्सेलरेशन आपका जीरो है? बिल्कुल नहीं जीरो है। इसका जो मास आएगा, मास इंटू ए, तो जीरो आने वाला नहीं है। तो इस केस में आप देखो क्या डब्ल्यू टी के बराबर हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। जब हमने देखो अब ध्यान से कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। जब हमने बी के रेस्पेक्ट में देखा तो इसका जो डब्ल्यू था वेट वो टेंशन के बराबर नहीं आ रहा है, और जब ए के रेस्पेक्ट में देखा, जब हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया तो उसका जो वेट था वो टेंशन के बराबर आ रहा है। तो इन दोनों से देखो इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि ऐसा तो नहीं है कि दोनों ही सही हो। तो इन दोनों से उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला फ्रॉम एबव टू केस W एंड T, जो आपका ये है देखो इन दोनों केस में W एंड T जो है ये क्या होगा? W एंड T आइदर इक्वल आर अनइक्वल। ऐसा तो नहीं है ना कि दोनों होगा आइदर इक्वल आर अनइक्वल। तो यहां से ये समझ में आया कि इन दोनों में कोई एक बैड फ्रेम है और कोई एक गुड फ्रेम है। तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो कौन से फ्रेम में लग सकता है, उसी को डिफाइन करने के लिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आया जिसको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम दिया गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए इसका डेफिनेशन रीड करते हैं। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन व्हिच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज वैलिड इज कॉल्ड एन इनर्शियल फ्रेम। देखो ऐसा फ्रेम जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड हो उसको हम इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं, और ऐसा फ्रेम जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड ना हो उसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। तो अभी जो इनका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो किसके लिए वैलिड है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे। तो अभी जो भी हम डिस्कस करेंगे वो सब इनर्शियल फ्रेम को लेके करेंगे। नॉन इनर्शियल के लिए एक स्यूडो फोर्स ये सब डेवलप करके उसको हम इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। उस टाइप का क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही आप समझ लीजिए कि ऐसा फ्रेम जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड हो उसे इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं, और जिसमें वैलिड ना हो उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अब अगला देखते हैं इनर्शिया और इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले रीड करते हैं इनर्शिया होता क्या है। इनर्शिया इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय व्हिच
इट ट्राई टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट आर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line। देखो ये कुछ नहीं, जो डिफिनीशन हमने पहले रीड किया था वही है कि इनर्शिया किसी भी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, और अगर वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है तो कंटिन्यू मोशन ही करती रहेगी। दूसरा पॉइंट है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन along a स्ट्रेट लाइन। तो देखो जो आपका इनर्शिया है, मान लेते हैं इसका मास m है। अब देखो जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया आएगा। इनर्शिया का मतलब सिंपल सा मास से है। आगे इसकी ज्योमेट्री वो सब अलग चैप्टर नंबर हम जब रोटेशनल मोशन वो सब डिस्कस करेंगे, वहां ऐसा मास अरेंज करेंगे कि इनर्शिया ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो, एक अलग केस है। बट यहाँ जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा वो इनर्शिया डेवलप करेगी। आप देखो ना, कोई एक छोटा सा पत्थर है, उसको पुश करना कितना इजी होता है, लेकिन वही पत्थर हाथी के साइज का हो तो उसको पुश करना कितना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है, इसका इनर्शिया कम है। तो वही वो बोल रहा है कि अगर ये मोशन कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में तो ये मोशन ही करता रहेगा, और अगर रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा, जिसको हम इनर्शिया बोलते हैं। अब आइए इसके अलग अलग टाइप्स हैं उसको रीड करते हैं। तो पहला टाइप क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब इंटरव्यू दोगे प्रैक्टिकल में, तो वहां देखो जब प्रैक्टिकल का वाइवा होता है, इंटरव्यूअर ये सब बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई बॉडी जब एक बस टर्न लेती है तो आप आगे की तरफ कब गिरते हो, पीछे की तरफ कब गिरते हो, अगर वो एक टर्न मार रही है तो आपका बॉडी दूसरी तरफ क्यों भागता है, उसको एक्सप्लेन करो। तो वो सब सारा इनर्शिया का ही टाइप है। तो एक एक करके हम समझते हैं। तो जो पहला है वो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ये होता क्या है इसको समझते हैं। When the resistance is offered by the body to continue in the state of rest unless an external force acts on in। देखो ये कह रहा है कि अगर कोई बॉडी एक रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगी जब तक इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अगर इस पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो ये बॉडी कंटिन्यू रेस्ट में ही रहेगी। अब आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपने देखा होगा इसका एग्जाम्पल, मान लेते हैं एक बस है जो अभी रेस्ट में खड़ी हुई है। यहां पे एक आदमी है जो सीट पे बैठा हुआ है। अब अचानक से जैसे ही बस चलेगी तो आदमी क्या होता है, अचानक से आदमी पीछे की तरफ गिर जाता है। आपने देखा होगा कि आप बस में खड़े हुए हैं, अचानक से बस जब चलना शुरू करती है तो आपका बॉडी पीछे की तरफ झुक जाता है। जिसने भी बस में ट्रेवल किया होगा, हर किसी ने इसका एक्सपीरियंस किया होगा। तो ये क्यों होता है उसको समझते हैं। देखो जैसे ही ये मूव करना शुरू किया, ये जो आपका लोअर बॉडी है, ये पॉइंट जो बस के कांटेक्ट में है, ये तो जिस वेलोसिटी से आपका ये चालू होगा मूव करना, सेकेंड के से, हाँ मैं कलर चेंज कर देता हूं। जैसे भी वेलोसिटी से चालू हुआ तो आपका जो पॉइंट कांटेक्ट में है इसमें भी क्या आया, भी वेलोसिटी आया। लेकिन ये जो आपका अपर पोर्शन है इसमें ये तो किस स्टेट में है, आपका रेस्ट में है। जैसे ही ये आगे जाएगा तो आपका जो बॉडी कांटेक्ट में है वो तो इसके साथ ही आगे चला जाएगा, लेकिन अपर पोर्शन आपका रेस्ट में रहेगा, जिसके कारण आपको पीछे की तरफ झटका लगता है। ऐसा लगता है कि आप पीछे की तरफ गिरने वाले हैं अचानक से बस के चालू होने पे। तो ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। इसका दूसरा केस आपको मान लेते हैं कि कोई एक ट्री है, यहां इसके फल लगे हुए हैं। अब इस पे एक बंदर बैठ के इसको हिला रहा है, इस डाल को। अब देखो जब इसको ये हिलाता है तो क्या होता है, आपका फल जो है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। क्यों नीचे आता है, क्योंकि जैसे ही बंदर ने इसको पकड़ा, हिलाया, तो बंदर के हाथ के साथ ये आपकी जो ब्रांचेस थी वो भी हिलनी चालू हो गई। लेकिन जो आपका फ्रूट्स था, जो ब्रांच से अटैच था, वो आपका रेस्ट में ही था। तो इन दोनों के बीच मोशन में जैसे ही ब्रेक होता है तुरंत फ्रूट्स आपका नीचे आ जाता है। तो ये आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट का है। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। आपने देखा होगा कि कोई एक राइडर है, वो अगर हॉर्स पे बैठा हुआ है, जब हॉर्स अचानक से मूव करता है तो पीछे की तरफ झुक जाता है।
उसका भी कुछ नहीं होता, उसका जो लोअर पोर्शन है वो हॉर्स के कांटेक्ट में रहता है। जैसे ही वो आगे जाएगा तो लोअर पोर्शन भी आगे जाएगा, लेकिन अपर पोर्शन उसका रेस्ट में है, जिसके कारण उसे बैकवर्ड की तरफ झटका लगता है। तो आई होप आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझ में आ गया होगा। आइए अगला इनर्शिया ऑफ मोशन समझते हैं। ये क्या है? ये जस्ट उसका अपोजिट है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो सेकंड केस भी आप समझ जाएंगे। तो आइए इसके डिफिनीशन को पहले रीड करते हैं। When the resistance is offered by the body to continue to be in uniform motion unless an external force acts on it। देखो ये कह रहा है कि अगर आपका कोई एक बॉडी है, मान लेते हैं एक बस है, एक यूनिफॉर्म मोशन से जा रही होगी, कांस्टेंट मोशन से, कब तक? जब तक इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। अगर इस पे कोई भी, जब तक ब्रेक, एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? इस पे ब्रेक होता है या किसी से टकरा गए तभी इस पे एक्सटर्नल फोर्स आएगा। अगर ये सब नहीं है तो इसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आइए एग्जांपल से इसको समझते हैं। अब देखो मान लेते हैं एक बस है जो आपका भी वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब इसमें एक आदमी है। अब आप इस केस को इमेजिन करिए, अगर ये भी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो ये आदमी का जो ये पोर्शन है ये सब भी इसके साथ कांटेक्ट है, तो ये भी किस वेलोसिटी से मूव करेगा? भी वेलोसिटी से ही मूव करेगा। लेकिन जैसे ही एक एक्सटर्नल फोर्स आया, अब मान लेते हैं यहां सेकंड केस, ये अभी भी वेलोसिटी से जा रहा था, लेकिन अब ड्राइवर ने आगे देखा ट्रैफिक है, तो उसने क्या किया? अचानक से इस पे ब्रेक लगाया। जैसे ही ब्रेक लगाया तो एक रिटार्डेशन फोर्स आया। अब जैसे ही ब्रेक लगाएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी? ये अचानक से रुक जाएगी या डिक्रीज होगी। तो इसका जो ये पोर्शन कांटेक्ट में है ये तो इसके साथ ही रुक जाएगा, लेकिन ये पूरा बॉडी किसके है? पूरा बॉडी इसका मोशन में है। क्योंकि इनिशियल में पूरा मोशन में था तो इसका पूरा बॉडी मोशन में था, लेकिन जैसे ही बस रुकी या स्पीड डिक्रीज हुआ तो इसका लोअर पोर्शन का भी स्पीड डिक्रीज होगा या रुक जाएगा, जिसके कारण ये आदमी क्या होगा? फॉरवर्ड की तरफ झुक जाएगा। तो आपको बहुत सारे केस देके ऐसा पूछता है कि अगर एक बस चल रही है, अचानक से ड्राइवर ब्रेक मारता है तो आप आगे की तरफ क्यों झुक जाते हो? तो उसका आपको सिंपल सा आंसर देना है कि ये लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण होता है। जैसे ही बस स्टॉप होती है तो हमारा जो पूरा बॉडी है वो मोशन में ही रहता है, लेकिन स्टॉप होते ही लोअर पार्ट स्टॉप में आ जाता है, बट अपर पार्ट उसी मोशन में रहता है, जिसके कारण हमें आगे की तरफ झटका लगता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला समझते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखो तीन टाइप के हैं इनर्शिया, एक है लॉ ऑफ रेस्ट, एक है मोशन और तीसरा है आपका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या है इसको समझते हैं। When the resistance is offered by the body to continue the motion in the same direction unless an external force acts on it। देखो ये कह रहा है कि मानो आपका कोई बस है, ये आपका भी वेलोसिटी से चल रही है। अब यहां आगे आके इसको एक टर्न लेना है, तो अब इसको टर्न लेना है तो ये क्या बोल रहा है कि अगर इस पे हम एक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो एक सेम डायरेक्शन में ही चलता रहेगा। अब इसको टर्न देना है तो आपको क्या करोगे? स्पीड इसकी डिक्रीज करोगे। अब जैसे ही स्पीड डिक्रीज करोगे तो जो अंदर बैठे हैं इनर्शिया के कारण उस पे क्या आएगा? उनका डायरेक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड, दो कंडीशन बनेंगे। कुछ भी हो सकता है, आपका व्हीकल के टर्न पे डिपेंड करेगा वो राइट ले रहा है कि लेफ्ट ले रहा है। तो आइए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखो मान लेते हैं कि एक कार है जो एक टर्न देती है। देखो मेरा डायग्राम बनाने को उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ। अब एक एक कार है, आगे चल के एक शार्प टर्न देती है। जैसे ये टर्न देगी तो ड्राइवर क्या करेगा? ड्राइवर अगर ये इस साइड देगा, जो इसमें ड्राइवर चला रहा है, अगर ये इस साइड, ये ड्राइवर को इसको बाहर की तरफ एक झटका लगेगा। ये किस लिए लगता है? कि इनर्शिया डायरेक्शन के कारण। इसका तो इसी डायरेक्शन में था, लेकिन इसने जब आपका लेफ्ट साइड में टर्न दिया तो इसको एक झटका राइट की तरफ इसको लगेगा।
ये किस लिए लगता है कि हमने इसकी डायरेक्शन चेंज की है, इसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अगला टॉपिक समझते हैं। देखो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है वो बनाने आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे पार्ट्स कनेक्टेड रहेंगे, उसमें इंडिविजुअल में ब्रेक कर करके कैलकुलेशन करेंगे, जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो आइए समझते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम आपका होता क्या है। अ फ्री बॉडी डायग्राम इज ए ग्राफिक dematerialized symbolic representation of the body structure element or segment of an element in which all connecting pieces have been removed। देखो ये कह रहा है कि जो भी आपकी बॉडी है उस पे उसका एक एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है या सिंबॉलिक, जितने भी पार्ट उससे कनेक्ट है उन सब को हम रिमूव कर देते हैं। केवल सिंगल पार्ट पे जिस पे हम एनालिसिस कर रहे हैं उस पे कितना फोर्स लग रहा है उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं ये दो अपने ब्लॉक्स हैं, एक मिनट इसको एक ही सरफेस पे लाते हैं। अभी देखो ये दो ब्लॉक है। अब हम मान लेते हैं कि अपने को ब्लॉक ए का एनालिसिस करना है, तो वही वो बोल रहा है केवल आप ए पे फोकस करिए। अगर ए है तो इसका कुछ मास होगा एम ए, इसका मास है एम बी। तो जब हम ए का एनालिसिस करेंगे तो इसका क्या आएगा एम जी, जो इसका वेट होता है ए का, और इस पे एक सरफेस क्या देगी एक नॉर्मल रिएक्शन देगी, और ये जिस पॉइंट से कांटेक्ट है, अब देखो ये कांटेक्ट है तो एक कांटेक्ट फोर्स आएगा, तो इस पे एक एक कांटेक्ट फोर्स लगाएगा जिसको हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन डायरेक्ट से इसको हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो रिएक्शन आएगा। तो ये रहा इसका फ्री बॉडी डायग्राम। जितने भी पार्ट इससे कनेक्ट थे सबको हमने रिमूव किया, उनसे क्या क्या फोर्स आ रहे हैं उसी को हमने इस पे रिप्रेजेंट किया। अगला पॉइंट देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम्स आर टूल्स दैट आर यूज्ड टू विजुअलाइज द फोर्स and moments applied to a body and to calculate the resulting reaction in many types of mechanics problem। देखो बहुत बार क्या होता है कि आपके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आते हैं, जैसे मान लेते हैं एक एक बीम है, अब इस पे बहुत सारे लोड लग रहे हैं, मोमेंट भी लग रहा है, तो आप देखो इसको कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, चलो एक और केस ले लेते हैं। कोई एक बॉडी है, इस पे मान लेते हैं F1 F2, एक मोमेंट भी लग रहा है M। तो इसको आप एनालिसिस करने के लिए काफी डिफिकल्ट होगा। तो इसको हम क्या करेंगे कि जो जो फोर्स लग रहे हैं एक पॉइंट बना के सारे फोर्स का एक कंबाइंड ले लेंगे, और जो उस पे मोमेंट लग रहे हैं उन सबको हम दिखा देंगे, जिससे आपका एक सिंगल पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और सारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। उस पर हम केवल एक पॉइंट पे फोकस करेंगे। इस बीम को आप देखो, यहां हम सारे फोर्स को हटा के एक सिंगल फोर्स भी लगा देंगे, जो ये तीनों प्रोड्यूस करेंगे वो एक सिंगल प्रोड्यूस करेगा। तो ये सब कैसे पॉसिबल है, आपका फ्री बॉडी डायग्राम के कारण ही ये सब पॉसिबल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है। कुछ नहीं, जिस पार्ट का आपको एनालिसिस करना है उसको फ्री करिए, जितने भी कांटेक्ट सरफेस हैं और उनसे क्या क्या फोर्स आ रहा है उसको आप दिखा दीजिए। अब आइए इसको बनाते कैसे हैं उसका हम रूल्स रीड करते हैं। देखो सबसे पहला रूल्स है कि आपको कांटेक्ट फोर्स आइडेंटिफाई करना है कि कहां कहां से कांटेक्ट फोर्स आ रहे हैं। जैसे आपने इस एग्जांपल में देखा, चलो मैं फिर से एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब देखो आपको मानो ए का बनाना है, तो सबसे पहले आप ए पे आइडेंटिफाई करो कि क्या क्या कांटेक्ट फोर्स हैं। तो देखो एक ही ग्राउंड पे कांटेक्ट कर रहा है और एक ए सरफेस कांटेक्ट कर रहा है, तो इसके वही ये बोल रहा है कि दो अपने कांटेक्ट फोर्स आ गए, उसको आइडेंटिफाई हो गया। सेकेंड रूल, आफ्टर आइडेंटिफाई द कांटेक्ट फोर्स ड्रॉ ए डॉट टू रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट दैट वी आर इंटरेस्टेड इन। देखो ये क्या बोल रहा है, चाहे आप ऑब्जेक्ट बनाओ ये ज्यादा जगह लेता है, लेकिन ये बोल रहा है जिस ऑब्जेक्ट को आप कर रहे हो उसको एक डॉट से रिप्रेजेंट कर दो। ये अपना ए है।
अब अगला पॉइंट बोल रहा है ड्रा ए कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड लेबल पॉजिटिव डायरेक्शन। तो आपको यहां से एक डायरेक्शन बना देना है कि मानो आप अपवर्ड को पॉजिटिव दे रहे हो तो डाउनवर्ड को निगेटिव दोगे, अगर इस साइड को पॉजिटिव दे रहे हो तो इस साइड को निगेटिव दोगे। अपने कन्वीनियंस से आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। फोर्थ पॉइंट है ड्रा द कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द डॉट विथ एन एरो पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द डॉट। देखो आपको वो सारे फोर्स दिखाने हैं जो डॉट की तरफ आ रहे हैं या डॉट से दूर जा रहे हैं, वो सब फोर्सेस को आपको दिखाना है। तो ठीक है, सबसे पहले देखो ए पे क्या लग रहा है आपका, एक इसका वेट लग रहा है जो ग्रेविटी के कारण आ रहा है, यहां से एक रिएक्शन आ रहा है जिसको आर से दे रहे हैं, और ए सरफेस इस पे क्या लगा रहा है, एक कांटेक्ट फोर्स लगा रहा है, उसको हम एन नाम से देते हैं। अब देखो इसका एनालिसिस करना रहा, कितना इजी हो गया, तुरंत इसका एनालिसिस हम कर देंगे। ऐसे ही अगर आप बी के लिए बनाओगे, बी का एक डॉट ले देते हैं, बी पे भी क्या आ रहा है, सेम उसका वेट आएगा डब्ल्यू बी, उसका रिएक्शन आएगा आर बी। यहां देखो अलग अलग सरफेस है तो अलग अलग। अब देखो जो कांटेक्ट सरफेस पे बी ए पे लगा रहा है, सेम फोर्स ए बी पे लगाएगा, तो बी पे भी क्या लगेगा, एक आपका कांटेक्ट फोर्स लगेगा। किसके कारण लगेगा, एन के कारण लगेगा। कुछ नहीं, यही है आपका फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे ही आपको कैलकुलेशन बोले यहां से आप देख सकते हो एन इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है, और जो आपका एक नॉर्मल फोर्स आ रहा है, रिएक्शन को हम नॉर्मल बोलते हैं, वो आपका आ रहा है इसके वेट के बराबर। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसका फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं तो आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। चलो सबसे पहले मान लेते हैं एक ब्लॉक है जो आपका 5 kg का है, ये एक सरफेस पे रखा गया है और सरफेस क्या है, फ्रिक्शन लेस है, म्यू इक्वल टू 0 है। अब देखो इस पे क्या क्या फोर्स आएंगे, आप चाहे डॉट बनाओ चाहे बॉडी बनाओ, वो आपके ऊपर है। एक इसका वेट आएगा, वेट किसके कारण आएगा, ग्रेविटी के कारण, तो 5 इंटू जी जो इसका वेट होगा। और दूसरा क्या आएगा, इस सरफेस पे कांटेक्ट है और किसी पे है किसी पे नहीं है, तो ये आएगा एन। अब अगर यहां से आपको एन की वैल्यू पता करनी रहे कि यहां से कितना नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, तो नॉर्मल कितना आया आपका 5G, ये रहा आपका आंसर। कितना इजीली आपने फ्री बॉडी डायग्राम के द्वारा इसको निकाल लिया। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं एक रोलर है, ये आपका ऐसे रखा हुआ है, इसका कुछ वेट है, मान लेते हैं इसका वेट है W। देखो मास नहीं, मैं वेट ले रहा हूं, वेट का मतलब G से मल्टीप्लाई होता है। अब आपको इसका FBD ड्रॉ करना है। फ्री बॉडी डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करोगे, रूल्स में जाइए, सबसे पहले आप जो भी ऑब्जेक्ट है उसको फ्रीली बना लीजिए, चाहे डॉट से दिखाओ चाहे ऐसे बनाओ, मैं दोनों केस लेके दिखा रहा हूं, यहां डॉट भी ले देता हूं। अब इस पे जो जो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स क्या आ रहा है, एक तो इसका वेट आ रहा है। अब देखो ये इस पॉइंट पे कांटेक्ट कर रहा है एंगल पे, और यहां इस एंगल पे, तो ये यहां से इसका रिएक्शन आएगा, कलर मैं चेंज कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एक यहां से रिएक्शन आएगा जिसको नाम देते हैं N2, और एक आपका इस एंगल पे रिएक्शन आएगा जो इस सेंटर से पास होगा, इसको नाम देते हैं N1। देखो कुछ नहीं है, बस फ्री बॉडी डायग्राम था, जैसा था वैसा हमने ड्रॉ कर दिया। इधर भी है W, इधर आपका N2, इधर आपका N1। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा, आपको एंगल दिया रहेगा, आप तुरंत इसका रिजॉल्व करके निकाल लोगे जो भी आपसे अननोन रहेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम के कारण आपके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो होते हैं उसको हम बहुत ही इजीली कर देते हैं। आइए एक एग्जांपल और देते हैं, यहां से आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। देखो ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम लेते हैं, मान लेते हैं अपने पास 3 ब्लॉक हैं, ये सब आपके एक जमीन पे सर्फ ग्राउंड पे रखे हुए हैं। ए ब्लॉक है आपका ए ब्लॉक है बी, ए ब्लॉक है सी, इसका वेट है WA, इसका वेट है WB, इसका वेट है WC। आपसे बोल रहा है कि ड्रॉ FBD, तो पहले आप खुद से FBD ड्रॉ करो। देखो अगर आप FBD ड्रॉ करना नहीं सीखोगे फ्री बॉडी डायग्राम, आपको क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगने वाले हैं।
आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए। मैं आपको एकदम बेसिक से सिखा रहा हूं। एक बार आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना सीख गए, सारे फोर्सेस आपको दिखने लगेंगे, केवल कैलकुलेशन का ही खेल रहेगा, आप तुरंत निकाल लोगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आई होप आपने ड्रॉ कर दिया होगा। अब आप जैसा मैं कर रहा हूं आप मैच कराइए। अगर आपका का आंसर सेम मैच होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं होता तो आप एनालिसिस करिए कि कहां आप लैग कर रहे हो। तो आइए सबसे पहले हम ए का ड्रॉ करते हैं। अब देखो ए को लेते हैं। ए पे क्या लग रहा है, एक बी का एक कांटेक्ट आ रहा है और एक इसका वेट आ रहा है। तो इस पे एक आ रहा है डब्ल्यू ए, एक इसका आ रहा है नॉर्मल। इसको हम जो पहले सरफेस पे आ रहा है इसके कारण आ रहा है, उसको नाम देते हैं n1। ये रहा ए का फ्री बॉडी डायग्राम। ए पे और कुछ आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। आइए अगला हम बी का ड्रॉ करते हैं। अब देखो बी पे क्या क्या लग रहा है। बी पे तो बी एक इस तरह से कांटेक्ट पे है सी के सरफेस से, ए के कांटेक्ट पे है, तो इस पे दो कांटेक्ट फोर्स आएंगे। तो आइए उसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो जो वेट है उसको ग्रेविटी के कारण हमेशा वो नीचे की तरफ ही आएगा। अब देखो जो कांटेक्ट फोर्स है जो सी बी पे लगा रहा है उसको हम यहां जो आ रहा है n2 नाम देते हैं, यहां जो आ रहा है n1 देते हैं और यहां जो आ रहा है नॉर्मल n3 देते हैं। तो n2 इस पे क्या लगाएगा, एक ऊपर की तरफ लगाएगा। लेकिन आप देखो जो ए सरफेस रखा हुआ है, अगर बी ए पे n1 लगा रहा है तो ए बी पे भी क्या लगाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में n1 लगाएगा। बी पे और कोई फोर्स लग रहा है, कोई नहीं, ये सब फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो फ्रिक्शन कुछ है नहीं, तो ये सब आएगा नहीं। सारे सरफेस जो है उसका म्यू 0 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेम अब हम सी का ड्रॉ करते हैं। अब देखो सी के लिए आप क्या करोगे, ए आपका बी है, ए आपका ए है, सी। अब देखो सी के लिए एक तो इसका वेट आएगा डब्ल्यू सी, और एक ग्राउंड पे जो रखा हुआ है यहां पे हमने रिएक्शन फोर्स जो है क्या माना है n3। अब आप इस सरफेस को देखो, अगर बी जो सी था वो बी पे लगा रहा था तो बी भी सेम फोर्स सी पे लगाएगा, तो इस पे जो n2 है वो आपका नीचे की तरफ आएगा। आई होप आपको एफबीडी बनाना आ गया। मैं आपको कुछ और प्रॉब्लम शेयर कर दूंगा, आप उसको प्रैक्टिस करिएगा। एक बार एफबीडी आप बनाना अच्छे से सीख गए, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, इक्विलिब्रियम का जो फोर्स का कॉन्सेप्ट है उसको सीखेंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। एकदम बेसिक सी थ्योरी थी और कुछ एक कॉन्सेप्चुअल था एफबीडी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप एक बार जाके मैथमेटिकल टूल को जरूर देखिए, क्योंकि जिनकी मैथमेटिक्स वीक रहेगी, बेसिक्स, मैं एडवांस की नहीं बात कर रहा हूं, अगर बेसिक मैथमेटिक्स आपकी वीक है तो पूरा फिजिक्स आपको टफ ही लगने वाला है। और अभी जो ये स्टार्टिंग के लेक्चर्स चल रहे हैं एफबीडी, ये सब बहुत ही बेसिक है। ये आप पूरा फिजिक्स जो 2 साल रीड करने वाले हो सब में ये आएगा। इसके बाद आप इंजीनियरिंग करोगे या कुछ भी करोगे हर जगह एफबीडी आएगा ही। इसलिए फ्री बॉडी डायग्राम को अच्छे से सीखिए, प्रैक्टिस करिए। कुछ नहीं है, जिस पॉइंट पे आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो उस पे फोकस करिए और सारे फोर्सेस को दिखा दीजिए जो उस पे लग रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूं। अगर आपकी कोई क्वेरी है आप हमें कमेंट करके बताइए या आप हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें व सब्सक्राइब करें। थैंक यू।